Hello everyone, very good evening to all of you. Once again, welcome you all on Exam Aspirant platform. So friends, आप सभी लोगों का once again Exam Aspirant platform पर welcome है। आज के फ्रेंड्स सेशन में हम लोग इंडियन पॉलिटी का जो है सेकंड सेशन कंडक्ट करेंगे, जिसमें हम लोग जो पॉइंट्स हम लोगों ने लास्ट सेशन पर डिस्कस किया था उससे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन हम लोगों का इंडियन पॉलिटी का है। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट सेशन पे मैंने आपको जो है थोड़ा सा कंसेप्ट बताया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया था, है ना। और साथ ही साथ ये भी बताया था कि पॉलिटी का मतलब क्या होता है। हमने देखा था पॉलिटी की जो है, अगर स्टार्टिंग की बात करें तो पॉलिटी के कंसेप्ट की फ़िलासफ़ी जो है वो जो है अगर हम देखें तो सोक्रेटिस या फिर सुकरात ने दिया था। सुकरात ने लेकिन बातों को लिखा नहीं था, सुकरात की बातों को प्लेटो ने लिख दिया था। प्लेटो की बुक का नाम क्या था? प्लेटो की बुक का नाम द रिपब्लिक था। उसने कौन सी एकेडमी खोली थी? उसने जो एकेडमी खोली थी उसका नाम था द द एकेडमी। उसने एक एकेडमी इंस्टीट्यूशन खोला था। द एकेडमी कहाँ पर खुली थी प्लेटो के द्वारा? कहाँ पर द एकेडमी खोली गई थी? तो हमने देखा था एथेंस में खुली थी, वो ग्रीस की कैपिटल एथेंस में आपको वो एकेडमी खुली हुई देखने को मिली थी। उसके बाद उसी एकेडमी द एकेडमी से पढ़ा हुआ एक बेहतरीन स्टूडेंट जो है ना, काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट निकला जिसका नाम था एरिस्टोटल या फिर अरस्तु। अरस्तु ने ही बुक लिखी द पॉलिटिक्स, और उसी पॉलिटिक्स की बुक लिखने की वजह से राजनीतिक विज्ञान के जनक या पॉलिटिकल साइंस के फादर के तौर पर अरिस्टोटल या फिर अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु का शिष्य कौन था? वो था अलेक्जेंडर, जिसने जो है दुनिया में काफ़ी खतरनाक जो है बेहतरीन काम किया। ठीक। तो अगर पूछा जाए एग्जाम में क्वेश्चन, सोक्रेटिस या सुकरात का शिष्य कौन था, तो सुकरात का शिष्य था प्लेटो। प्लेटो का शिष्य कौन था? प्लेटो का जो है शिष्य अगर आप देखें तो था अरस्तु या एरिस्टोटल, है ना। और अरस्तु का शिष्य कौन था? अलेक्जेंडर। उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी। अलग अलग तरीके के 8 तरीके के हमने संविधान देखे थे, जिसमें हमने डिफरेंट बेसिस पर जो है हमने कॉन्स्टिट्यूशन को क्लासिफाई किया था और उसके डिफरेंशिएशन हमने देखे थे। जिसमें एक हमने देखा था सब्जेक्ट ऑन द सब्जेक्ट बेसिस, हमने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी, जिसमें हमने देखा था सबसे लचीला संविधान, है ना, जिसमें हमने देखा था लिखित संविधान और अलिखित संविधान ऑन द सब्जेक्ट बेसिस। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होगा जिस देश की संविधान की सभी बातों को प्रॉपर तरीके से लिखा गया हो, प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी हो, संविधान सभा बनी हो, उसमें लोगों ने उसको बनाया, उसको फ्रेम किया, एक प्रॉपर सेटअप की डेट हो। जैसे भारत का है ना, भारत का संविधान अगर हम देखें, यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन देखें, न्यूजीलैंड का देखें, ऑस्ट्रेलिया का देखें, चाइना का देखें, रशिया का देखें, क्यूबा का देखें, इन सब के कॉन्स्टिट्यूशन जो है बने हुए हैं। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसे देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो पुराने रिचुअल ट्रेडिशंस कल्चर के बेसिस पर जो है वो पूरी तरीके से वो उसको फॉलो करते चले आ रहे हैं। रिटन का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल भी नहीं लिखा होगा, लिखी तो हैं चीज़ें लेकिन एक साथ बैठकर किसी ने लिखी नहीं है, एक साथ विद इन वन शॉट उसको प्रिपेयर नहीं किया गया। वो टाइम के साथ एवोल्यूशन होता चला गया, समय के साथ चीज़ें बदलती चली गई और उसमें चीज़ें जो है अपडेट होती चली गई। उसके बाद हमने देखा था फ्रेंड्स, ऑन द बेसिस ऑफ अमेंडमेंट, संशोधन के आधार पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन को हमने 2 हिस्सों में तोड़ा था। तो जब हम संशोधन की बात करते हैं, अमेंडमेंट की बेसिस की बात करते हैं, तो 2 अमेंडमेंट बेसिस पर हमने देखा था, जिसमें एक हमने देखा था फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, लचीला संविधान, और दूसरा था हमारे पास रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन या जो है कठोर संविधान। तो दुनिया के सबसे लचीले संविधान, वन ऑफ द मोस्ट फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड के नाम से किस देश के संविधान को जाना जाता है? तो यूके, ब्रिटेन के संविधान को। और दुनिया का सबसे कठोर या सबसे जो है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन किस देश के संविधान को माना जाता है? तो हमने पढ़ा था यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन को, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को। उसके बाद अगर आपको याद हो फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने एक बात और सीखी थी, है ना, कि जो है भारत के संविधान की अगर बात करें, सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल एज वेल एज रिजिड। भारत का जो संविधान है वो लचीले के साथ साथ कठोर, दोनों फ्लेवर आपको देखने को मिलता है। भारत में बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको बहुत कठिनाई से बदला जा सकता है, कुछ ऐसे जिनको आसानी से भी बदला जा सकता है। तो ये तो बात हो गई ऑन द अमेंडमेंट बेसिस, उसके हिसाब से हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने देखा था संघ की शक्ति के आधार पर, है ना, कि सारी शक्तियां अगर देश में केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं तो उसको हम यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर देखते थे, एकात्मक संविधान प्रणाली हम उसको कहते थे। जैसे चाइना की बात करें, क्यूबा की बात करें, रशिया की बात करें, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, नॉर्थ कोरिया की बात करें तो यहाँ पर आपको यूनिटरी जो है कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट देखने को मिल जाएगा। एकात्मक संविधान जिसमें सारी की सारी शक्तियां सेंट्रल के पास हैं, केंद्र सरकार के पास है, राज्यों के पास, वहां अदर जो स्टेट्स हैं उनके पास शक्तियां नहीं होंगी। उसके बाद दूसरी हमने बात की थी कि जो है
इसके अलावा अगर आप देखें तो फेडरल सिस्टम भी था, है ना, एकात्मक के बाद संघात्मक प्रणाली भी थी। फेडरल सिस्टम में हमने देखा था शक्तियों का बंटवारा केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में होगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यूएसए है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है, शक्तियों का बंटवारा हो रखा है। अब सवाल ये उठता है कि भारत किस कैटेगरी में आएगा, भारत फेडरल सिस्टम में आएगा या यूनिटरी सिस्टम में आएगा। तो इंडिया का जो सिस्टम है वो किस में आता है, उसको हम क्वासी फेडरल सिस्टम कह देते हैं, है ना। भारत का जो संविधान है वो एकात्मक प्लस संघात्मक दोनों है। कुछ सर्टेन केसेस में हम लोग एकात्मक संविधान की तरह बिहेव करते हैं और बहुत सारे मेजर जो प्रोविंसेस हैं उसमें हम जो है फेडरल सिस्टम संघात्मक की तरह काम करते हैं। हमारे यहाँ भी शक्तियों का बंटवारा है केंद्र और राज्य के बीच में। उसके बाद हमने देखा था फ्रेंड्स, ये तो हमने 6 तरीके के देख लिए। उसके बाद हमने देखा था बेस्ड ऑन द ओरिजिनेशन, है ना, उत्पत्ति के आधार पर संविधान का हमने डिवाइडेशन देखा था कि अगर संविधान को बनाया गया है, उसको तैयार किया गया है, फ्रेम्ड कॉन्स्टिट्यूशन हम कह रहे थे, जैसे इंडिया है, यूएसए है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है ना, फ्रांस है, इन सब के कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपर बनाया गया, तो ये निर्मित संविधान है। और अगर हम देखें निर्मित संविधान के बाद अगर आप देखेंगे कि जो है वो जो है बेसिस ऑफ ओरिजिन, अगर हम देखें, एक तो हमारे पास फ्रेम्ड कॉन्स्टिट्यूशन है जिनको बनाया गया है, एक जो है अनफ्रेम्ड कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि जिसको बनाया नहीं गया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन द ट्रेडिशन, कल्चर, पास्ट में जो चीज़ें हैं उसके अनुभव, उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पर समय के साथ उसमें चीज़ें चेंज होती गई। तो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान ही हमें पढ़ना है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान हम पढ़ेंगे भारत का संविधान, जिसमें हमें 395 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल, है ना, 300 जो है 95 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियों के बारे में हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे एंड विल गो थ्रू ईच एंड एवरी आर्टिकल। जो है हम लोग जो है 300+ आर्टिकल हम लोग क्लास के अंदर भी याद करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर देखें दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान अगर आप देखेंगे तो यूएस का है। ओनली एंड ओनली 7 आर्टिकल्स वी आर हैविंग विद इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, जो कि 1789 में बनके पूरी तरीके से तैयार हो गया था। तो यूएस का संविधान सबसे छोटा, सबसे बड़ा संविधान भारत का। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो सबसे पुराना संविधान अगर आपसे पूछा जाए, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, जो कि जनरली हम ब्रिटेन की बात करते हैं, तो उसमें यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन आता है, दुनिया का सबसे पुराना संविधान, है ना। और अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का सबसे नया संविधान, सबसे लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैंने आपको बताया था क्यूबा का कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि 2019 में बनके तैयार हुआ। हालांकि उसको दोबारा तैयार किया गया, लेकिन 2019 में क्यूबा का कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनके तैयार हुआ। ये इतनी सारी बातें हमने डिस्कस की थी। साथ ही साथ अगर कोई कंट्री, देश या राज्य के बारे में हमने चर्चा की थी कि कोई कंट्री या स्टेट होगा तो उसके अंदर आपको 4 एलिमेंट्स देखने को मिलेंगी, 4 चीज़ें हैं अगर आपके पास, तो आप एक क्षेत्र या देश या एक राज्य की तरह आपको ट्रीट किया जाएगा। क्या क्या होना चाहिए? आपके पास पॉपुलेशन होनी चाहिए, आपके पास जनसंख्या होनी चाहिए, आपके पास अपनी एक फिक्स टेरिटरी होनी चाहिए, आपके पास अपना एक राज्य क्षेत्र होना चाहिए, सीमा होनी चाहिए, आपके पास गवर्नमेंट होनी चाहिए, सरकार होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, गवर्नेंस होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास होना चाहिए सोवरेनिटी, संप्रभुता होनी चाहिए। संप्रभुता के बारे में हमने फ्रेंड्स पढ़ा था, दैट मीन्स फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। आपके जो भी इंटरनल एक्सटर्नल डिसीजंस हैं, आपके जो भी आंतरिक और बाह्य जो भी निर्णय हैं, उन सभी निर्णयों को लेने के लिए अगर आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, पूरी तरीके से फ्री हैं, सो यू आर अ सोवरेन कंट्री, यू आर अ सोवरेन स्टेट, जस्ट लाइक इंडिया इज़ अ सोवरेन स्टेट, है ना। तो हम उसको जो है स्टेट या फिर देश का दर्जा जो है हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक, आई थिंक इतनी बातें सब आप सभी को क्लियर होंगी। अब मैं थोड़ा सा आपको आउटलाइन देता हूँ दैट हाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस तरीके से मैं आपको भारत के संविधान की यात्रा पर ले चलूँगा और भारत का संविधान हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। लंबी जर्नी होगी हमारी, इन डिटेल अच्छे से पढ़ेंगे पूरे के पूरे संविधान को, है ना, ताकि संविधान से जुड़ा हुआ कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में बने आप उसमें बिल्कुल ट्रैप में ना आए, बिल्कुल आप उसमें फंसे ना, है ना, किसी भी तरीके से। और अगर आप में से किसी ने ये प्रीवियस वाला सेशन नहीं देखा होगा तो प्रीवियस सेशन जरूर देख लीजिए। एक बात क्लास में ज़रूर ध्यान रखिएगा, अगर आप पिछली क्लास, प्रीवियस क्लास मिस करते हैं तो आपको नई क्लास में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्लासेस के अंदर कनेक्टिविटी रहेगी। जैसे मैं पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपको बताता हूँ, संविधान का भाग मैं 1 पढ़ाऊंगा, तो पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसमें मतलब पार्ट 1 के अंदर जितनी बातें हैं वो सारी ऑलमोस्ट इंटरलिंक्ड आपको देखने को मिलेंगी। पार्ट 2 पढ़ा रहा हूँ तो वो सारी बातें इंटरलिंक्ड है। तो मान लेते पार्ट 2 मैंने आज थोड़ा सा पढ़ाया और कल अगले दिन थोड़ा सा पढ़ाया, तो अगर आप पहले का सेशन नहीं कर रखें तो आपको अगले दिन का सेशन बहुत कम समझ में आएगा। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कंसिस्टेंसी एंड रेगुलरिटी इज़ वन ऑफ द मेजर की, है ना, तो उसको भी ध्यान रखिएगा कि सेशन आपके मिस ना हो। और अगर किसी कारण से मिस हो जाते हैं तो आप सेशंस को रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आराम से देख सकते हैं, है ना, तो उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख लीजिएगा, है ना। चलिए, तो इतनी बातें सभी को क्लियर हो, सो डू कमेंट, है ना, कि हाँ सर इतनी बातें हमें अच्छे से समझ में आ चुकी हैं, क्लियर हैं, और हम स्टार्ट करते हैं सेशन।
चलिए, अब सबसे पहली बात आती है, ये अब भारत का संविधान हमें पढ़ना कैसे है। देखिए फ्रेंड्स, अगर भारत के संविधान की बात करें, 1600 के समय में लगभग अंग्रेज़ों का भारत में आगमन हुआ और उसके बाद जो है 1947 में फाइनली हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली और हमें जो है हमने संविधान बनाने का पूरा जो है सिस्टम स्टार्ट किया और 26 जनवरी 1950 को हमने अपने प्यारे भारत का संविधान बना के पूरी तरीके से तैयार कर लिया। तो ये जो पूरा एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें हम जो है आंदोलनों की बात करेंगे, है ना, हम जो है आंदोलनों की चर्चा करेंगे, है ना, कौन कौन से रेगुलेटिंग एक्ट्स ब्रिटिशर्स के समय में आए थे, है ना, किस तरीके से जो है वहाँ पर चीज़ें बदलती गई। तो ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम मॉडर्न हिस्ट्री के साथ अपनी कवर अप करेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, हिस्ट्री में अभी हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड हमने पढ़ लिया है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न इंडिया में हिस्ट्री में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर आंदोलन वगैरह पढ़ने के बाद हम इस पोर्शन को कवर अप करेंगे, सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन पहले कवर अप करने के बाद। तो ये पोर्शन आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बना, है ना, और कॉन्स्टिट्यूशन के जो पहले के जो ब्रिटिशर्स के टाइम के जो एक्ट्स वगैरह रहे, वो सारे हम तब डिस्कस करेंगे जब हम आराम से मॉडर्न हिस्ट्री अपनी पढ़ रहे होंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री में वहाँ पर कनेक्टिविटी आपकी बहुत अच्छी बनेगी और उसको हम डिटेल में कवर अप कर पाएंगे। फिलहाल अभी मैं किस तरीके से आपकी स्टार्टिंग कर रहा हूँ, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 से लेकर के पूरे पार्ट 22, है ना, अमेंडमेंट के साथ अगर हम देखें तो 25 भाग आपको देखने को मिलते हैं संविधान के भाग 1 से स्टार्ट करेंगे और पूरे भाग 22 तक जाएंगे। दैट मीन्स इन दिस पर्टिकुलर वे विल कंप्लीट द इंटायर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के पूरे 395 अनुच्छेद, है ना, अमेंडमेंट्स के हिसाब से बात करें 1 2 3 या काखा अगर आप ऐड कर दें तो ऑलमोस्ट 448 आपको आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। उनकी जर्नी हम सबसे पहले पूरी करेंगे और वो जर्नी पूरी होने के बाद फिर हम बैक करेंगे एवोल्यूशन ऑफ द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो संविधान की प्रस्तावना के अंदर जो जो बातें लिखी हुई हैं, चूंकि उन बातों को हम ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहले से देख चुके होंगे, तो वो चीज़ें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आएंगी और तब तक हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का भी पोर्शन कवर अप कर रखे होंगे, तो आपके लिए समझना बहुत ही आसान होगा, है ना। तो उसको भी हम देखेंगे क्योंकि वहाँ पर हिस्टोरिकल पोर्शन काफ़ी ज़्यादा कवर अप होगा और हिस्ट्री का भी पोर्शन अभी आपका हुआ नहीं है, तो आपको वो चीज़ें कम समझ में आएंगी। तो इसीलिए ये स्ट्रैटेजी हम फॉलो करेंगे। उम्मीद करता हूँ इतनी सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें पॉइंट्स देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बात करें अगर हम भारतीय संविधान की, तो पहले एक बिल्कुल रफ लैंग्वेज में, बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, है ना। हम बात करें किसकी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर इसको हम लोग नाम दे रहे हैं क्या, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान, सम प्लस विधान, संविधान, मैंने आपको बताया था ऐसे रूल्स, रेगुलेशन, नियम कानून जो सभी लोगों के लिए पूरी तरीके से बराबर तरीके से लागू होते हैं और किसी देश को चलाने के लिए, किसी टेरिटरी को रन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए, प्रॉपर तरीके से जो है अच्छे तरीके से चलाने के लिए, जिसमें लोगों का भला, कंट्री का भला, देश का भला, सभी का भला ध्यान में रखे हुए चीज़ें की जाए, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत ज़रूरी होता है, संविधान बहुत ही ज़रूरी होता है। तो संविधान बेसिकली is a basically collection of rules and regulations through which we are going to run our country। हमारे देश की जो व्यवस्था है, हमारे देश की जो राज व्यवस्था है, वो चलने वाली किसके हिसाब से, संविधान के हिसाब से। आप किसी भी धार्मिक किताब को ले लीजिए, है ना, किसी रिलीजियस बुक के ले लीजिए या और कोई भी बुक ले लीजिए, देश में सबसे सर्वोपरि जो है कॉन्स्टिट्यूशन है, अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग, है ना। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो राष्ट्रपति साहब हो, चाहे वो प्रधानमंत्री साहब हो, कोई भी हो, सबसे बड़ा एंड ऑफ द डे कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन। वट एवर द पॉइंट्स दैट वी हैव मेंशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द फाइनल वन, है ना। हालांकि जो है उसमें हम कुछ समय के साथ उसमें सुधार करने के हमारे पास ऑप्शन है, कुछ हम उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, कुछ उसमें बदलाव कर सकते हैं, बट वी कांट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम संविधान का जो मूल ढांचा है, जो मूलभूत उसकी बातें हैं, उसको हम नहीं बदल सकते, बट हाँ थोड़े बहुत कुछ उसमें सुधार कर सकते हैं, क्योंकि समय के साथ चीज़ों में कई बार सुधार की जरूरत भी पड़ती है। ठीक, अब थोड़ा सा हम आसान भाषा में बिल्कुल समझने के लिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली है क्या, असल में आसान भाषा में ये है क्या। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी आप कोई किताब खरीदते हैं, जब कभी भी आप कोई बुक अगर परचेज करें, लेट्स सपोज मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, लेट्स सपोज या दिस वन इज़ अ बुक, है ना। ये लेट्स सपोज ये आप कोई बुक जैसे मान लेते हैं, ये आप कोई, वैसे हालांकि ये कॉपी है, मान लेते हैं कोई बुक है, आप इस बुक को खरीदते हैं। तो बुक में अगर आप देखें तो बुक में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, अगर आप थोड़ा सा बुक के फॉर्म में समझेंगे तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान होने वाली हैं।
देखिए जब आप कोई किताब खोलते हैं, जब आप बुक कोई खोलते हैं, तो बुक में आपको क्या देखने को मिलता है? एक बेहतरीन सा एक इंडेक्स देखने को मिलता है ना? इंडेक्स देखने को मिलता है। इंडेक्स का मतलब उसमें आपको कुछ चैप्टर्स देखने को मिलते हैं कि पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है, चौथा चैप्टर है, पांचवा चैप्टर, छठवां चैप्टर, सातवां चैप्टर, ऐसे आपको कई सारे चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। और उन चैप्टर्स के अंदर अगर आप देखें तो आपको सब हेडिंग्स भी देखने को मिलती हैं। उन चैप्टर्स के अंदर आपको सब हेडिंग्स देखने को मिलती हैं। हाँ, एक बात और, आप में से काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि सर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के लिए कौन सी बुक लें, कौन सी बुक लें? तो ध्यान रखिएगा, द बाइबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूँ, द बाइबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नथिंग इज़ दिस पर्टिकुलर बुक, है ना? आप ये चाहें तो ये बुक आराम से ले लीजिएगा। ये बुक जो है ले लीजिएगा, ये आपको थ्रू आउट द जर्नी हेल्प करेगी। इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको देखने को मिलेगी। एम लक्ष्मीकांत, है ना? तो ये लक्ष्मीकांत जी की बुक है ना? TMH पब्लिकेशन की एडिशन कोई भी आप ले लें चलेगा। मेरे पास पुराना एडिशन फिलहाल पड़ा हुआ है, 5th एडिशन पड़ा हुआ है, और आप इसका नया एडिशन भी ले सकते हैं, है ना? तो लेकिन इस बुक को आपको पढ़ना नहीं, पहली चीज़। ये बुक आप चाहें तो रेफरेंस के लिए अपने लेके रख सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत TMH पब्लिकेशन की आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन आपको इसको बुक को पढ़ना नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, व्हाट यूल डू, यूल फोकस ऑन द क्लास। आप क्लास के अंदर फोकस करिए, क्लास के अंदर सारी चीज़ें समझने की कोशिश करिए। एक बार जब आप जो है काफ़ी ज़्यादा जो है पोर्शन जो है क्लास का जब कवर अप कर लेंगे, तब आप चाहें तो अपने रेफरेंस के लिए, अपनी क्लैरिटी के लिए थोड़ा बहुत बुक को देख सकते हैं। अदरवाइज बुक को देखने की जरूरत नहीं है। बुक मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें उसकी कवर अप कर रखी हैं, कई बार पढ़ रखी हैं, तो उसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको सेशन के अंदर ही वो कवर अप करता रहूँगा, ठीक है? तो उसके आपके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आप बुक नहीं भी पढ़ते तो आपका काम चल जाएगा, बुक के पीछे मत भागिएगा। हाँ, लक्ष्मीकांत बुक पढ़ने से पहले सबसे जो बेस्ट जो तरीका होगा आपको पढ़ने का, अगर आप बाद में सेल्फ स्टडी कुछ करना चाहें, कुछ पढ़ना चाहें, तो आप NCERT 9, 10th, 11th, 12th की NCERT जो है उसको आराम से, पॉलिटिकल साइंस की, पॉलिटी की जो है वो पढ़ लीजिएगा, है ना? तो वो आप एक बार NCERT पढ़ लेंगे तो NCERT चाहे वो हिस्ट्री की हो, पॉलिटी की हो, इकोनॉमी की हो, NCERT से आपका बहुत अच्छा बेस क्लियर हो जाएगा। हालांकि NCERT के जो सारे पॉइंट्स हैं मैं ऑलरेडी वो बेसिक से आपकी चीज़ें कवर अप कर रहा हूँ। अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, बट आप कई बार रीडिंग करते हैं तो आपको और बेटर क्लैरिटी मिलती है ना? तो वो एक बार आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक। अब चलिए, जैसे मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, ये आपको बुक के अंदर ये आपको कुछ चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। मान लेते हैं लेट्स सपोज दिस वन इज अ बुक, है ना? चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाता हूँ। जैसे अगर आप देखें तो फ्रेंड्स आपको कोई ना कोई आपको बुक देखने को मिलेगी। हियर यू आर हैविंग अ, लेट्स सपोज हियर यू आर हैविंग अ बुक। ये आपके पास क्या है? बुक है, ठीक है? ये आपके पास बुक है। इस बुक के अंदर आपको कुछ चैप्टर देखने को मिलेंगे, है ना? जैसे सपोज चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 है, ये दूसरा चैप्टर है, ये दूसरा चैप्टर है आपको, ठीक है? चैप्टर नंबर 2 है, ठीक। जब आप बुक को देखते हैं उसके अंदर चैप्टर्स होते हैं, उसके अंदर कुछ सब टॉपिक्स भी होते हैं, है ना? ये कुछ सब टॉपिक्स भी होते हैं, ये ना, ये आपके क्या है? सब टॉपिक्स। कुछ इसके अंदर कुछ बातें लिखी रहती हैं, कुछ सब टॉपिक्स हैं। बहुत ही बेसिक तरीके से समझ रहा है। आई एम कंसिडरिंग दैट यू नो बेसिकली नथिंग। अब बिल्कुल जीरो लेवल से मैं चीज़ें स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रॉम द स्क्रैच, और धीरे धीरे लेवल हम बढ़ाते जाएंगे और चीज़ें समझेंगे। तो इस तरीके से आपको बुक के अंदर चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। कुछ इसके अंदर चैप्टर्स होते हैं और चैप्टर्स के साथ इसके अंदर सब टॉपिक्स होते हैं। इसमें आपको कुछ चीज़ें लिखी हुई देखने को मिल जाती हैं, ठीक। इन द सिमिलर वे फ्रेंड्स, हमारे पास भी संविधान की किताब है, हमारे पास भी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है। और इस संविधान की बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है? हमारे देश को चलाने के नियम कानून। हमारे देश को चलाने के लिए नियम कानून आपको लिखे हुए देखने को मिलेंगे कि हमारे देश में किस तरीके से व्यवस्था चलेगी, हमारे देश की जो राज व्यवस्था है, हमारे देश का जो व्यवस्था है वो कैसे चलने वाला है, उसके बारे में सारी की सारी बातें यहाँ लिखी हुई देखने को मिलेगी। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जिनको आप यहाँ चैप्टर कह रहे हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनको जाना जाता है भाग के नाम से। अब भाई बुक सही से ढंग से पढ़नी है तो कुछ चैप्टर वगैरह तो ढंग से बांट के उसको पढ़ेंगे ना। सारा सब कुछ मैं एक साथ लिख दूं तो आपको कैसे समझ में आएगा कि कौन से चैप्टर। अब इस चैप्टर से जो संबंधित बातें हैं वो मैंने इस सब टॉपिक में लिख दी। दूसरा चैप्टर शुरू हुआ तो उससे संबंधित बातें लिख दी, तीसरा चैप्टर शुरू हुआ उससे संबंधित बातें लिख दी, ठीक है। तो पढ़ना फिर आसान हो जाता है और चीज़ों को समझना आसान हो जाता, खोजना आसान हो जाता है, ठीक है। तो बुक एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से बनाई जाती है। इन द सिमिलर वे जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेंड्स हमें कई सारे क्या मिलने वाले हैं? भाग मिलने वाले हैं। क्या मिलने वाले हैं? कई सारे पार्ट मिलने वाले हैं, है ना। और इन पार्ट के अंदर आपको कुछ बातें देखने को मिलेंगी। इन पार्ट्स के अंदर आपको कुछ पॉइंट्स में कुछ सब टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, है ना। कुछ सब टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। हर भाग के अंदर जो आपको कुछ बातें देखने को मिलेंगी, कुछ जो पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, उनको फ्रेंड्स हम आर्टिकल्स के नाम से जानते हैं, है ना। आर्टिकल्स या फिर उनको हम अनुच्छेद के नाम से जानते हैं।
उनको क्या कहते हैं, अनुच्छेद या फिर आर्टिकल के नाम से जानते हैं। तो हर बुक के हर चैप्टर के अंदर आपको कुछ ना कुछ आर्टिकल देखने को मिलेंगे जिनको हम अनुच्छेदों के नाम से जानेंगे, जैसे आर्टिकल नंबर 1, 2, 3, 4 हो गया। ऐसे फिर अगला चैप्टर स्टार्ट हुआ, ऐसे फिर फ्रेंड्स अगला चैप्टर स्टार्ट हुआ, मान लेते दूसरा चैप्टर स्टार्ट हुआ, तो दूसरा चैप्टर में क्या होगा, दूसरे चैप्टर को हम कहेंगे पार्ट सेकंड स्टार्ट हो जाएगा, और इसमें कुछ आपको आर्टिकल देखने को मिल जाएंगे, कुछ अनुच्छेद देखने को मिल जाएंगे। ऐसे आपको बांटा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें, प्रेजेंट टाइम में अगर मैं बात करूं, तो संविधान के अंदर अगर आप देखेंगे तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें, संविधान में हमारे जो भागों की संख्या है, हमारे पास जो भागों की संख्या, जो पार्ट्स की संख्या है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इन द कॉन्स्टिट्यूशन टोटल वी आर हैविंग 22 पार्ट्स, है ना। 22 भाग हमें देखने को मिलने हैं। व्हाट विल डिस्कस 22 पार्ट्स विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के 22 भागों का हम अध्ययन करेंगे, 22 पार्ट्स को हम स्टडी करेंगे, 22 पार्ट्स को हम स्टडी करेंगे, 22 भागों का अध्ययन करेंगे, सारे के सारे 22 पार्ट्स आपको याद होंगे। अमेंडमेंट्स के साथ देखें ABCD करके 25 है, बट अभी आप फिलहाल ये नंबर याद रखिए, 22 आपको पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, 22 भाग हम संविधान के देखेंगे। साथ ही साथ इन 22 भागों के अंदर जब हम आर्टिकल्स का नंबर अगर हम काउंट करेंगे, तो यहाँ पर अनुच्छेदों की जो संख्या है, जो आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे, है ना, अनुच्छेदों की अगर बात करें तो यहाँ पर जो अनुच्छेद आपको देखने को मिलेंगे वो 395। आज भी अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखेंगे तो बिकॉज द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज, और इसीलिए आज भी जो है संविधान के अंदर जो अनुच्छेदों का संख्या है, अनुच्छेदों का नंबर है 395 ही है। आप 396 नंबर आर्टिकल सर्च ही नहीं कर पाएंगे, सर्च करिएगा नहीं मिलेगा। हालांकि हमने ABCD करके अलग क्लॉजेस जो है ऐड कर रखे हैं। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल दूं, जैसे एक संविधान का एक अनुच्छेद है आर्टिकल नंबर 21A फंडामेंटल राइट के अंदर आएगा, है ना। पार्ट हमें 3rd के अंदर हमें देखने को मिलेगा, फंडामेंटल राइट के अंदर, मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों के अंदर 21A दे रखा है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मान लेते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, एक अनुच्छेद दे रखा है। आर्टिकल नंबर 21 के बाद हमने उसमें 2002 में अमेंडमेंट करके एक और बात जोड़ दी, 21A लिख दिया। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं आपको ABCD या 1 2 3 4 रोमन में ऐसा काखा गागा देखने को मिल जाए, इसका मतलब वो बात बाद में जोड़ी गई है संशोधन के थ्रू। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ बातें हम बदल करके, कुछ बातों में बदलाव करके कुछ चीज़ें जोड़ या घटा सकते हैं, कुछ चीज़ें उसमें नहीं ऐड कर सकते, कुछ कम कर सकते हैं। वो भी शक्ति है पार्लियामेंट के पास, क्या है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो 21A को भी अगर मैं एक आर्टिकल की तरह कंसिडर करूँ तो वैसे उस बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो टोटल हमें अनुच्छेदों की संख्या जो है ABCD को भी अगर हम ऐड कर लें अमेंडमेंट्स को, तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 448 जो है आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये बदलते रहते हैं, है ना, ये बढ़ता घटता रहता है नंबर इसका, ठीक, लेकिन नंबर ये वाला फिक्स है। ऐसी अमेंडमेंट बेसिस पर अगर हम पार्ट की बात करें तो आपको 25 पार्ट्स विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिलेंगे संविधान के अंदर। ABCD अगर आप देखें, जैसे पार्ट 4 है हमारा DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसी के अंदर एक पार्ट 4A ऐड कर दिया गया है जिसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात होती है। आर्टिकल नंबर 51A वहाँ पर ऐड किया गया है, तो उसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात होती है, मौलिक कर्तव्यों की बात होती है, तो वो एक पार्ट हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो वैसे अगर आप जोड़ेंगे तो 25 आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक। बट अभी आप फिलहाल ये वाला ध्यान रखिएगा। इसके साथ कई बार जो है आपने देखा होगा बुक के पीछे कुछ इंडेक्सेस रहते हैं, है ना, कुछ बातें जो बुक में यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं मेंशन रहती हैं, तो हमें बुक के पीछे आप कई बार देखते हो आपको एक ग्रॉसरी देखने को मिल जाती है, मतलब ग्रॉसरी नहीं, उसको ग्लोसरी अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली ग्लोसरी कह रहे हैं, तो बुक के पीछे आपको अपेंडिक्स या ग्लोसरी देखने को मिल जाती है जिसमें कुछ और डिटेल्स आपको देखने को मिल जाती हैं, जिसमें कुछ और जानकारियाँ जो है लिखी हुई आपको देखने को मिल जाती हैं। देखो अगर मेरे पास वो डेटा अवेलेबल हो, हाँ ये देखिए कुछ ऐसे लास्ट में कुछ आपको, अगर आप यहाँ पर देखें कुछ लास्ट में ऐसे कुछ बुक के लास्ट में, है ना, ये बुक का फ्रंट है, बुक के लास्ट में आप देखें तो कुछ डिटेलिंग आपको देखने को मिल जाती है। इन द सिमिलर वे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं कुछ बातों को डिटेल में अगर मेंशन करना है, कहीं कुछ बातों को अगर डिटेल में मेंशन करना है, तो उन बातों को डिटेल में मेंशन करने के लिए हम लोग सहारा लेंगे शेड्यूल का, शेड्यूल या फिर अनुसूचियाँ, है ना। हम सहारा लेंगे किसका, शेड्यूल का या फिर अनुसूचियों का, शेड्यूल या अनुसूचियां। अनुसूचियों का हम सहारा लेंगे। तो प्रेजेंट टाइम में अगर हम अनुसूचियों की संख्या की बात करेंगे तो 12 अनुसूचियां आपको देखने को मिलेंगी। शुरुआत में 8 थी, बाद में 4 जोड़ी गई तो 12 अनुसूचियां हो गई। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था ओरिजिनली तो शुरुआत में 8 थी,
है ना। उसके बाद में अनुसूचियों की संख्या 8 से बढ़ के 12 हो गई, तो 12 अनुसूचियां भी हम इनको भी देखेंगे। तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, ये तीनों हमारा टारगेट है कवर अप करने का। दिस इज द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन दैट विल बेसिकली कवर, है ना। ये हम पूरी सारी जो है बातें डिटेल में बिल्कुल कवर अप करने वाले हैं। और अनुसूचियों की जरूरत क्या है, आगे हम डिटेल में बात करेंगे। वैसे जैसे मान लेते कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 1 के अंदर, भाग 1 के अंदर हम देखें, भाग 1 के अंदर देखें तो अनुच्छेद 1 से 4, आर्टिकल 1 to 4 तक हमें देखने को मिलता है। अब उसमें पहले पार्ट के अंदर इंडिया में स्टेट्स कितने हैं, राज्य कितने हैं, उनकी चर्चा है। थोड़ा सा इंडिया में स्टेट्स की चर्चा के बारे में बात होती है। अब सोचिए देश के अंदर कितने राज्य हैं, उन सभी के सभी राज्यों का, पूरे के पूरे जो हमारे 28 राज्य हैं, 28 स्टेट्स हैं, सभी के सभी स्टेटों का नाम अगर इसी आर्टिकल के अंदर लिख लिया जाए पहला, तो कितना लंबा चौड़ा कॉन्स्टिट्यूशन लगेगा। तो भाई ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 1 के अंदर बता दिया कि हाँ भाई देश के अंदर ये इतने राज्य मान लेते हैं। और राज्य आपको देखने हैं तो आप अनुसूची, डायरेक्शन आपको दे दिया कि हाँ आप अनुसूची 1 की लिस्ट में जाइए, वहाँ सारी डिटेल देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमें देखना है किसको, हमारे देश में डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन के जो है पोस्ट जो है उनकी अलग अलग सैलरीज हैं। अब किसको कितनी सैलरी मिलनी है, किसकी सैलरी में कितना जो है कितना पैसा उसको मिलेगा, उसकी सारी जो है डिटेल है ना। जो सारी डिटेल है उसको हमने शेड्यूल 2 के अंदर दिखा दिया, है ना। तो शेड्यूल 2 के अंदर वेतन से जुड़े हुए सारे प्रोविजन लिख लिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का वेतन आपको देखना, चाहे जो है राष्ट्रपति की तनख्वाह देखनी हो, चाहे आपको प्रधानमंत्री की तनख्वाह देखनी, सबकी जगह की तनख्वाह वहाँ देख लीजिए। इसको कैसे शपथ दिलाई जाएगी, ओथ कैसे दिलाना, आपको चेक करना है। शेड्यूल नंबर 3 खोलिए, उसमें शपथ के सारे प्रोसेस हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में जहां बता रहे हैं वहां शपथ की कहानी आर्टिकल के अंदर नहीं लिखी है, वो शेड्यूल के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो अनुसूचियां भी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो देखिए टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत मजे से, बहुत आराम से, इत्मीनान से पढ़ेंगे और सारी की सारी बातें आपको क्लास के अंदर ध्यान होगी, याद होंगी, उसको बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो ये मैंने आपको एक आउटलाइन बता दिया, इन विच पर्टिकुलर वे वी आर गोइंग टू कवर द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरीके से हम पूरे के पूरे संविधान को जो है कवर अप करने वाले हैं, तो उसको ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हम पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं जिसको हम लोग कह रहे हैं पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए श्री गणेश करते शुरुआत करते हैं अपना पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भाग 1। ठीक है, भाग 1 बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जब पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, जैसे लेट्स सपोज ये मैंने कॉपी खरीदी, ये मैंने किताब खरीदी, तो किताब खरीदने के बाद सबसे पहले मैं क्या कोशिश करता हूं, किताब खरीदने के बाद जनरली आप लोग भी ऐसा ही करते होंगे, किताब खरीदा या कोई कॉपी खरीदा अमूमन कोई कॉपी खरीदा तो सबसे पहले अपना नाम लिखने की कोशिश करते हैं, है ना। अब किताब का नामकरण करते हैं, 2-4 धार्मिक सिंबल बना देते हैं कि भगवान इस बार जो है सिलेक्शन करा देना, या फिर जो भी जिस भी भगवान को आप मानते हो कि जो है भगवान इस बार सिलेक्शन करा देना, ये बिल्कुल इस बार नौकरी लग जानी चाहिए, इस बार पूरी मेहनत करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपना नाम वगैरह मेंशन करते हैं, नामकरण करते हैं। इन द सिमिलर वे देखिए जब हम संविधान की बात कर रहे हैं और भारत के संविधान की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले सोचिए पहले भाग के अंदर किस चीज़ों की चर्चा होगी। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले भारत असल में है क्या, भारत का क्षेत्र क्या है, कितना क्षेत्र है, क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में कहीं ना कहीं हमें चर्चा जो है, डिस्कशन जो हमें देखने को मिलता है। सो कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का जो पहला भाग है, इसको हम कहते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। क्या हम कहते हैं, संविधान का जो पहला भाग है उसका टाइटल है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ेंगे, ठीक है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, टर्मिनोलॉजी में सारी इंग्लिश में लिखूंगा तो टेंशन मत लीजिएगा। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। क्लास का मोड बाइलिंगुअल रहेगा, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र में हम आखिरकार क्या बात करने वाले हैं। संघ की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले संघ का मतलब हम देखेंगे, है ना। और इसमें देखते हैं कि जो संविधान का भाग 1 है, इसमें आखिर कितने आर्टिकल जो है आपको पढ़ने हैं। तो मैंने आपको बताया था एक टॉपिक है, मेन टॉपिक है, उसके अंदर कुछ आपको सब टॉपिक देखने को मिलेंगे। तो संविधान का जब हम भाग 1 देखेंगे तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 1 से लेके अनुच्छेद नंबर 1 से लेके अनुच्छेद नंबर 4 तक, आर्टिकल नंबर 1 to आर्टिकल नंबर 4 आपको देखने को मिलते हैं। 1 to 4 मतलब 1, 2, 3 and 4,
सो व्हाट विल गेट विद इन द पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के भाग 1 के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? संविधान के भाग 1 के अंदर हमें 4 अनुच्छेद देखने को मिलने वाले हैं, 4 आर्टिकल्स हमें देखने को मिलने वाले हैं, है ना। आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 एंड 4, 4 आर्टिकल्स विल गेट। इस चैप्टर का नाम क्या है जिसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं, है ना, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसके बारे में हम चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 1, है ना, संविधान का अनुच्छेद 1, आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल नंबर 1 को हम कहते हैं फ्रेंड्स, इसको कहा जाता है, इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया अर्थात भारत इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। राज्यों का क्या है? संघ है। इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट। क्या है? इंडिया अर्थात भारत जो है राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट। एक एक वर्ड को डिकोड करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए देखते हैं, इंडिया अर्थात भारत। तो अगर मैं पूछूं अपने देश का नाम क्या है, क्या अपने देश का नाम हिंदुस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है? नहीं। अपने देश का नाम क्या मेंशन है? इंडिया और भारत। तो हमारे देश के दो ऑफिशियल नेम दैट इज बेसिकली मेंशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट आर दोज नेम्स? इंडिया एंड भारत। केवल इंडिया लिखा रहे तो लोग बवाल कर देंगे, भारत कहाँ है? भारत तो है ही नहीं, भारत तो लिखा ही नहीं, भारत तो है ही नहीं, है ना। तो इसीलिए दो इंपॉर्टेंट नेम आपको देखने को मिलते हैं, इंडिया दैट इज भारत। इंडिया अर्थात भारत क्या है? ये राज्यों का संघ है, इज यूनियन ऑफ स्टेट। अब ये वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यूनियन का मतलब हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर क्या है, ठीक है। इसका मतलब हम समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, 3 इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर आते हैं। सब हम समझते हैं संघ का मतलब क्या होता है। एक आपको देखने को मिलता है परिसंघ, एक आपको देखने को मिलता है परिसंघ, इसको हम कहते हैं कन्फेडरल, कन्फेडरल। दूसरा आपको देखने को मिलता है संघ, संघ को हम फेडरल कहते हैं। और एक और वर्ड होता है जिसको हिंदी में तो फिलहाल संघ ही कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में यूनियन में यहाँ पर मतलब थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक। चलिए तीनों का मतलब समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैं एक वॉल बनाने की कोशिश करता हूँ, मैं क्या बनाता हूँ? एक दीवार बनाता हूँ। ये मैंने एक दीवार बनाई और इस दीवार में कई सारे ईंटें लगा रखी हैं, ब्रिक्स लगा रखी, ईंटें लगा रखी। चलिए ईंटों से मैंने ये अपनी दीवार बना दी है, ठीक है। ये दीवारें बनी हुई हैं, मजदूरों को बुलाया और ठीक है ये दीवार बनवा दी। लेकिन पता है इसमें दिक्कत क्या है? ये जो दीवार है, ये जो वॉल है, इसमें केवल ईंटें एक के ऊपर एक रख के दीवार बनी है। क्या है? ये जो दीवार बनी है, जो वॉल बनी है, जो घर बना है, इसमें केवल एक के ऊपर एक ईंटें अरेंज की गई हैं, एक के ऊपर एक ईंटें रखी हुई हैं, बस मजदूरों ने एक के ऊपर एक ईंटें रखा है और कुछ ज़्यादा नहीं किया है। अब थोड़ा सा आसान भाषा में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है, अगर मेरे को एक ईंट निकालनी हो, है ना, यहाँ से अगर ईंट मेरे को निकालनी हो तो यहाँ से मैं ईंट जो है, एक ब्रिक जो है, बहुत ही आसानी से निकाल सकता हूँ। ईंट बहुत ही आसानी से निकल जाएगी, है ना, क्योंकि भाई बस एक के ऊपर एक रखी हुई है तो निकालने में क्या दिक्कत है? आराम से खींचूंगा निकल जाएगी, एक ईंट ऊपर से उठा लूंगा निकल जाएगी, ठीक। अच्छा देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मतलब ये जो ईंटें हैं इनको मान लीजिए स्टेट की तरह। स्टेट मतलब यहाँ पर राज्य की बात हो रही है ना। जैसे हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है। राज्य का कन्फ्यूजन आपका आगे खत्म होगा, आगे हम डिटेल पर इसका चर्चा करेंगे जब इसकी अलग अलग जगह डेफिनेशन आएगी। राज्य पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, टेंशन मत लीजिए। ये राज्य है और ये जो पूरा वॉल, ये जो पूरी बाउंड्री है, ये क्या है? देश है। दिस इज अ कंट्री। ये क्या है? कंट्री, देश है, कंट्री है। एक ऐसा देश जो राज्यों से मिलकर बना हो
और जिससे राज्य बहुत आसानी से टूट के देश से अलग हो सकते हों। राज्य आसानी से टूटकर देश से अलग हो सकते हों, ऐसे देश के राज्य को, ऐसे देश को हम कन्फेडरल या परिसंघ प्रणाली कहते हैं। ऐसे देश के सिस्टम को हम कन्फेडरल सिस्टम कहते हैं या परिसंघीय प्रणाली कहते हैं। व्हाट इज अ कन्फेडरल सिस्टम? इन विच द स्टेट्स कैन इजीली स्टेट्स कैन इजीली बेसिकली सेपरेट फ्रॉम द कंट्री। एक ऐसा देश जहां से राज्य जो है बहुत ही आसानी से देश से टूटकर अलग हो सकते हो, क्योंकि ये नॉर्मल सिंपल एग्रीमेंट्स के जरिए जो है ये आपस में जुड़े रहते हैं, और वो एग्रीमेंट्स को जब यहाँ पर जो है चीज़ सही तरीके से फॉलो नहीं हो पाते तो यहाँ से आपको अलग होते हुए देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल रशिया की अगर मैं बात करूँ तो रशिया को अगर आप देखेंगे तो पहले यूएसएसआर सोवियत रूस होता था, उसके बाद वहाँ पर आपको कई सारे देशों से टूट के अलग होते हुए आपको देखने को मिलेगा। ठीक, लेकिन सोचिए अगर मैं इसी में ये काम कर दूं, ये आपका जो घर था, जो दीवारें थी, इन दीवारों में अब मैं क्या कर दूं, बढ़िया सा सीमेंट लगवा दूं, है ना। अंबुजा वाला ही चलिए लगवा देते हैं, श्री सीमेंट लगवा दिए, कोई भी सीमेंट लगवा दीजिए, आदित्य बिरला वाला लगा दिए, है ना, ये दीवार है। ठीक, अब मैं क्या करूं, यहाँ पर बढ़िया सा इन दीवारों के बीच में सीमेंट लगा दूं, बढ़िया बेहतरीन सीमेंट लगा के पक्का कर दिया जाए, थोड़ा सीमेंट लगा के मजबूत कर दिया जाए, सीमेंट लगा के मजबूत कर दिया जाए। ठीक है, सीमेंट लगा के मजबूत कर दिया जाए। अब इसकी बात करेंगे, ये जो सिस्टम है, एक ऐसा देश जिसके साथ राज्य जुड़े हों, लेकिन राज्य बहुत ही आसानी से टूटकर देश से अलग ना हो सके। लेकिन अगर मैं ज़्यादा प्रयास करूंगा, क्योंकि ये सीमेंट से केवल जोड़े गए हैं, तो अलग हो सकते, बहुत एफर्ट डाला जाए तो अलग हो सकते हैं, लेकिन आसानी से नहीं। जितना आसानी से परिसंघीय प्रणाली से कॉन्फेडरल सिस्टम में जितनी आसानी से स्टेट्स टूट के सेपरेट हो सकते हैं राज्य के साथ, कंट्री के साथ, इतना आसानी से इसमें नहीं, इसमें एफर्ट लगेगा। जैसे एग्जांपल दूं आपको, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना। यूएसए की अगर बात करें, अमेरिका की अगर बात करें, तो अमेरिका को देखें राज्यों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन अमेरिका में राज्य टूटकर आसानी से देश से अलग नहीं हो सकते। और ये चीज जो है पढ़े लिखे देश के लोगों में काफी ज्यादा सफल होती है, क्योंकि यहाँ पढ़े लिखे समझदार लोग रहते हैं, तो उतनी ज्यादा जो है आपको दिक्कतें नहीं देखने को मिलती हैं, और ये प्रणाली कन्फेडरल सिस्टम पढ़े लिखे देशों में सफलतापूर्वक चल जाती है। तो ये आराम से यूएस के अंदर चल रही है। बट अगर हम अपने भारत देश की बात करें, सोचिए यहाँ केवल ईंटें रखी थी, यहाँ सीमेंट कराया, और सोचिए अगर मैं अब ये जो दीवार है, ये जो वॉल है, इस वॉल में जो ईंटें लगाई गई हैं, सीमेंट से तो जोड़ ही दूँ, सीमेंट से तो जोड़ ही दूँ जैसे ऊपर जुड़ी हुई हैं, लेकिन साथ ही साथ इनमें ज़बरदस्त मैं प्लास्टर भी करवा दूँ, है ना। अब मैं इनमें क्या कर दूँ, बढ़िया बेहतरीन, है ना, बढ़िया बेहतरीन प्लास्टर भी करवा दूँ। सीमेंट को जोड़ूँ तो सीमेंट से साथ जोड़ूँ दीवारों को, लेकिन बढ़िया प्लास्टर करा दूँ। लो, अब क्या होगा भाई, अब तो ये दीवार ही गिरेगी, ईंट तो नहीं निकलने से रही, ईंट तो नहीं निकल पाएगी, है ना। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिस्टम आपको देखने को मिलता है, और यही आपको अपने प्यारे भारत में देखने को मिलता है। सो इंडिया इज व्हाट? इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। किस तरीके से जो है अगर हम बात करें, लाल बहादुर शास्त्री साहब ने जो है यहाँ पर ऐड करने के लिए जो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने किस तरीके से रियासतों को 552 रियासतों को जो है भारत के अंदर जोड़ने के लिए किस तरीके से प्रयास किया, है ना। जिसमें जो है पटेल साहब हो गए, वीपी मेनन हो गए, है ना, लॉर्ड माउंटबेटन हो गए, तो इन लोगों ने किस तरीके से काम किया, किस तरीके से यहाँ पर ऐड किया, किस तरीके से हमने हैदराबाद, जूनागढ़, है ना, जम्मू कश्मीर वाला जो है केस किस तरीके से हुआ, उसकी हम आगे चल के बात करेंगे। बट अभी आप बेसिक समझने की कोशिश करिए। ये जो पर्टिकुलर जो है, जो राज्य का क्षेत्र होगा, जो यूनियन सिस्टम है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिस्टम होता है, सबसे मजबूत प्रणाली होती है। चाह के भी जम्मू कश्मीर ने एड़ी चोटी तक का जोर लगा लिया था, लेकिन हमसे अलग नहीं हो पाया। मतलब इस पर्टिकुलर सिस्टम से राज्य की किसी भी कंडीशन में टूट के हमसे अलग नहीं हो सकता। अंदर आपको जितनी तोड़फोड़ मचानी हो मचा लीजिए, राज्य का नाम बदलना है, राज्य की बाउंड्री घटानी बढ़ानी है, कुछ भी ऐसा करना वो कर लीजिए, लेकिन इंडिया से स्टेट कोई टूट करके, भारत से राज्य कोई टूट करके बिल्कुल अलग नहीं हो सकता। दैट स्ट्रॉन्गेस्ट सिस्टम वी आर हैविंग। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन वाला कितना बेहतरीन सिस्टम बना के रखा है।
दिस इज द यूनियन सिस्टम। हालांकि हिंदी में आपको दोनों सेम देखने को मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट विद इन ऑल दीज थ्री, इन तीनों में से सबसे मजबूत प्रणाली कौन सी होती है, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिस्टम कौन सा होता है, यूनियन। इससे थोड़ा कम, इससे थोड़ा कमजोर फेडरल, और सबसे वीकेस्ट जो सिस्टम होता है वो कन्फेडरल सिस्टम होता है, परिसंघीय प्रणाली होती है। सो जो कॉन्फेडरल सिस्टम होता है उसमें से कोई भी जो स्टेट है, राज्य जो है, वो देश से आसानी से टूटकर अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर हम वहीं पर बात करेंगे, जब आप देखेंगे यूनियन सिस्टम को, तो वहाँ से जो है राज्य जो है टूटकर आसानी से बिल्कुल भी अलग नहीं हो सकते, है ना। तो वहाँ पर वो बिल्कुल भी टूट के क्या हो सकते हैं, अलग नहीं हो सकते। तो वो हमें देखने को मिलता है, ठीक। तो वो चीज़ हमें देखने को मिलता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिस्टम यूनियन है। व्हाट इज इंडिया, आर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 1 के अंदर ही लिखा है, इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया अर्थात भारत क्या है, राज्यों का संघ है, यूनियन है, हम क्या है, यूनियन है। एंड इन यूनियन इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सिस्टम विद इन द वर्ल्ड। दुनिया के सबसे मजबूत प्रणाली सिस्टम में ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर एक बात और देखने को मिलती है, इंडिया दैट इज़ भारत इज़ यूनियन ऑफ स्टेट, ये आपको देखने को मिलता है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एक बात और देखने को मिलती है, इंडिया दैट इज़ भारत इज़ यूनियन ऑफ स्टेट, ये तो बात सही है, लेकिन भारत के अंदर राज्य कहाँ है ना। मेरे को पता करना है कि भाई उत्तर प्रदेश भारत का हिस्सा है कि नहीं है, या फिर हरियाणा जो है भारत का हिस्सा है कि नहीं है, पंजाब भारत का हिस्सा है कि नहीं है, ये मेरे को पता कैसे चलेगा। कहीं तो राज्यों के नाम लिखे होंगे, कहीं तो ऐसी जगह होगी जहाँ पर स्टेट्स के नेम्स आपको मेंशन देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर इस भाग 1 के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 1 के अंदर एक और बात लिखी हुई है कि राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है। राज्यों के नाम को कहाँ रखा गया है, राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है। पहली अनुसूची में रखा गया, पहली अनुसूची में राज्यों को कहाँ रखा है, पहला अनुसूची में रखा गया है, द स्टेट्स नेम्स आर बेसिकली विद इन द फर्स्ट शेड्यूल, पहली अनुसूची में रखा गया। आर इन फर्स्ट शेड्यूल। राज्यों के नाम कहाँ आपको देखने को मिलते हैं, पहली अनुसूची। मतलब जो आप पहली अनुसूची फर्स्ट शेड्यूल आप उठा के देखेंगे तो उसमें राज्यों के नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। बट लेकिन यहाँ एक समस्या है यार, समस्या ये है कि राज्य का मतलब तो होता है हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, ये सब होता है। दिल्ली कहेगा साहब हमारा तो नाम ही नहीं आएगा, दिल्ली तो कहेगा हमारा नाम ही नहीं आएगा, चंडीगढ़ भी कहेगा साहब हमारा नाम नहीं आएगा, अब तो जम्मू कश्मीर भी कहेगा कि साहब हमारा नाम नहीं आएगा, लद्दाख भी कहेगा हमारा नाम नहीं आएगा, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि जो पुडुचेरी भी कहेगा हमारा नाम नहीं आ रहा, तो इसका मतलब राज्य का मतलब तो हम जो आम भाषा में समझते हैं उत्तर प्रदेश हो गया या आपका हरियाणा हो गया, ये राज्य का मतलब हुआ। लेकिन यूनियन टेरिटरी वाले बेचारे फिर कहाँ जाएंगे, है ना। सही बात है भाई, यूनियन टेरिटरी वाले कहाँ चले जाएंगे, है ना। यूनियन टेरिटरी वाले कहाँ चले जाएंगे, यूनियन टेरिटरी वाले तो रहेंगे नहीं यहाँ पर। तो इसीलिए इस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पर एक बात साफ साफ लिखी हुई है। यहाँ पर जब हम कहते हैं राज्य का मतलब, यहाँ पर जब हम कहते हैं राज्य का मतलब, तो देयर आर 3 टाइप ऑफ स्टेट्स विद इन अवर कंट्री। यहाँ स्टेट का मतलब, राज्य का मतलब जो है, देश के अंदर 3 प्रकार के राज्य आपको देखने को मिल सकते हैं। एक आपको देखने को मिल सकता है कंप्लीट स्टेट। कंप्लीट स्टेट मतलब स्टेट, राज्य से हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, ये आपको कंप्लीट स्टेट, आपको पूरी तरीके से आपको राज्य देखने को मिलेंगे, है ना। पूरी तरीके से पूर्ण राज्य, है ना, पूरी तरीके से कंप्लीट स्टेट। दूसरा आपको यूनियन टेरिटरीज भी आपको देखने को मिलेंगी, संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश आपको देखने को मिलेंगे, संघ शासित प्रदेश भी आपको देखने को मिलेंगी, यूनियन टेरिटरीज आपको देखने को मिलेंगी, है ना। यूनियन टेरिटरीज भी हमें देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ एक और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अर्जित राज्य। एक और कैटेगरी फ्रेंड्स यहाँ पर बनाई गई है, किसकी, अर्जित राज्य की। अर्जित राज्य की कैटेगरी बनाई गई है, अर्न्ड स्टेट,
अर्न्ड स्टेट, अर्न्ड स्टेट का मतलब क्या हुआ, भारत मान लेते हैं बाहर के किसी विदेशी क्षेत्र सीमा को भारत के अंदर अगर शामिल कर लेता है तो उसको हम अर्न्ड स्टेट कहेंगे, और वो भी हमारा राज्य का ही दर्जा उसको भी दिया जाएगा, तो उसका भी नेम, इन सब के नाम आपको अनुसूची 1 के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो हमें डाउट खत्म हो गया। चलिए फिर से समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 1 के अंदर क्या देखने को मिलता है, संविधान के अनुच्छेद 1 के अंदर आपको देखने को मिलता है इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया अर्थात भारत क्या है, राज्यों का संघ है। आपको मैंने बताया सबसे जो मजबूत प्रणाली होती है, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिस्टम होता है वो कौन सा होता है, यूनियन सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सिस्टम। सबसे वीकेस्ट सिस्टम आपको क्या देखने को मिलता है, कन्फेडरल। इन द कन्फेडरल सिस्टम द स्टेट कैन इजीली सेपरेट फ्रॉम द कंट्री। फेडरल सिस्टम थोड़ा सा स्ट्रांग होता है कन्फेडरल से, बट इन स्टिल फेडरल सिस्टम में भी थोड़ा सा सेपरेशन हो सकता है, बट इन द यूनियन इज नॉट द पॉसिबल। ठीक है, यूनियन में आप अलग नहीं कर सकते क्योंकि इस तरीके से सिस्टम ही वहां बना हुआ है। ठीक, कैसे बना हुआ है आगे हम डिटेल में बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसके बाद अगर आपसे पूछा गया राज्यों को कहां पर रखा गया है, भारत के अंदर, भारत राज्यों का संघ है, इंडिया स्टेट्स से मिलकर बना हुआ है, सो वेयर आर दोस स्टेट्स नेम, वो राज्य जो है जिनसे मिलकर हम बने हुए हैं वो कहां पर हैं, है ना। भारत राज्यों का संघ है, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया इज व्हाट, यूनियन ऑफ स्टेट। भारत राज्यों का संघ है, तो राज्यों को कहां रखा गया है फ्रेंड्स, राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है। तो आपके दिमाग में एक और क्लैरिटी आ गई कि अनुसूची 1 के अंदर आपको कंसेप्ट याद हो गया। अनुसूची 1 के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है भाई, अनुसूची 1 के अंदर शेड्यूल 1 के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, राज्यों के नाम देखने को मिलेंगे। विल हैव द नेम ऑफ द स्टेट्स, राज्यों के हमें नाम देखने को मिलेंगे। कहां पर, इन द फर्स्ट शेड्यूल, पहली अनुसूची के अंदर। इससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि अब राज्य का मतलब क्या होता है। तो हमारे देश में राज्य का मतलब फिलहाल है, एक तो कंप्लीट स्टेट, स्टेट हो गया, दूसरा यूनियन टेरिटरी, एंड तीसरी कैटेगरी होगी अनस्टेट। अनस्टेट मतलब अर्जित राज्य। अगर किसी बाहर के क्षेत्र को हम भारत की सीमा में शामिल कर लेते हैं तो उसको हम अनस्टेट की कैटेगरी में रखेंगे। 16 मई 1975, 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत का हमने अभिन्न अंग बनाया, और उसके लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन में 35th अमेंडमेंट एक्ट जो है इंट्रोड्यूस किया गया था 1976 के अंदर, जिसमें सिक्किम को हमने भारत का एक अभिन्न अंग बनाया। तो सिक्किम वॉज अ बेसिकली अर्न्ड स्टेट, बट आज हम उसको स्टेट की कैटेगरी में रखते हैं, है ना। तो वो हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब बाहर के किसी क्षेत्र को हम भारत में शामिल कर सकते हैं, उसका नाम। केंद्र शासित प्रदेश, डिटेल में हम आगे बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। देखिए इन सब पर डिटेल में चर्चा होगी आगे आगे जिस तरीके से चीज़ें आती जाएंगी, है ना। पहले सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग इंडिया दैट इज़ यूनियन टेरिटरी, भारत के बारे में जानेंगे। भाग 2 पढ़ेंगे तो उसमें नागरिकता पढ़ेंगे, पार्ट 2 के अंदर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भाग 3 में आएंगे तो फंडामेंटल राइट्स, फिर भाग 4 में फंडामेंटल ड्यूटीज़, है ना। फिर उसके बाद भाग 4A में फंडामेंटल जो है, जो हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है उसके बाद बात करेंगे। DPSP हम देखेंगे, फंडामेंटल राइट्स हो गया। उसके बाद भाग 5 के अंदर हम डिस्कस करेंगे तो उसमें हम सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन की बात करेंगे। पार्ट 6 में आएंगे, फिर स्टेट के अंदर आ जाएंगे, फिर यूनियन टेरिटरीज के अंदर आएंगे। इस तरह से हम सारी चीज़ें सीक्वेंस में पढ़ते जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सारी चीज़ें बहुत सीक्वेंस में बेहतरीन तरीके से अरेंज है। मैं अगर आपको चाहूँ तो ऐसे भी पढ़ा सकता हूँ कि चलो आज राष्ट्रपति पढ़ लिया, कल सुप्रीम कोर्ट पढ़ लेते हैं, फिर संसद पढ़ लेते हैं, या फिर प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा कर लेते हैं, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं भाई। अगर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब जो आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिन्होंने बेहतरीन तरीके से चीज़ें अरेंज कर रखी हैं, तो कुछ सोच समझ के तो सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अरेंज कर रखी होंगी चीज़ें। मैं आपको सीधे जंप करके जो है, कैसे मैं आपको सीधे भाग 5 जो है पढ़ाना शुरू कर दूं, बिना नागरिकता दिए, बिना देश के बारे में बताए, बिना नागरिकता दिए, बिना मूल अधिकार दिए आपको, कैसे मैं सीधे राष्ट्रपति पर जंप कर जाऊं। तो सीक्वेंस अगर देखिए, इसमें थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, लेकिन आप जब डिटेल में पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। ऑलरेडी कुछ लोगों ने अगर पढ़ा हो अपने, है ना, मेरे से पहले कुछ लोग पढ़ भी चुके होंगे, तो वहाँ आपने देखा होगा कि हम लोग डिटेल में पढ़ रहे थे, बट यहाँ पर विल ट्राई टू कवर इन मोर डिटेल, है ना, ताकि हम चीज़ें आराम से अच्छे लेवल पे पेपर्स पे अगर क्वेश्चन बने तो वहाँ पे भी हम कवर अप कर पाएँ। ठीक, तो चलिए हमने यहाँ पर बात किया स्टेट, है ना, कंप्लीट स्टेट हमें देखने को मिल गया, पूर्ण राज्य देखने को मिल गया, यूनियन टेरिटरी देखने को मिल गया, अर्जित राज्य हमें देखने को मिल गए। तो भाग 1 हमें सीधा सा समझ में आया कि अगर मैं आपसे पूछूं कि पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के भाग 1 के अंदर किस चीज़ की चर्चा है, तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी मतलब देश हो गया, और उसकी जो टेरिटरी है, उसका जो राज्य क्षेत्र है, उसके बारे में चर्चा दी गई है। ठीक, उसके बाद जो है इसमें कितने आर्टिकल आपको देखने को मिलते हैं। कई बार एग्जाम में सीधे ये क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर बेसिकली विद इन द पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान के भाग 1 के अंदर कितनी रेंज आपको देखने को मिलती है आर्टिकल्स के अंदर, 1 से 4। तो 4 आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे भाग 1 के अंदर। ठीक, पहला आर्टिकल हमने देखा, क्या पढ़ा, फर्स्ट आर्टिकल के अंदर, इंडिया दैट इज भारत
इज यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। भारत में जो है 3 तरह के राज्य आपको देखने को मिलेंगे, है ना, जिसमें आपको स्टेट हो गया, यूनियन टेरिटरी हो गया, और स्टेट आपको देखने को मिलेगा। और भारत में राज्यों को कहाँ रखा गया? राज्यों को फर्स्ट शेड्यूल के अंदर रखा गया। पहली अनुसूची के अंदर आपको राज्यों के नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक, चलिए ये बात इतनी हमें समझ में आ रही है। ठीक, अब चलिए दूसरा पढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 2, है ना। आर्टिकल नंबर 2 देखते हैं। आगे स्टेट्स कैसे बने, अभी ये चारों हम खत्म हो जाएगा ये, फिर उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए आर्टिकल 2 की बात करते हैं। देखिए आर्टिकल 2 के अंदर क्या लिखा हुआ है, इस पर लिखने समझने से पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक चीज़ आपके हिसाब से कनेक्ट करूँगा, है ना। थोड़ी थोड़ी हम कनेक्टिविटी देखेंगे, क्योंकि जब जो चीज़ आएगी उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। जैसे अगर मैं अभी कहीं राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग कर दूँ, तो इसका मतलब ये नहीं फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन चलने लगे, अरे सर राष्ट्रपति कैसे बनता है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है ना, राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाता है ना। ये सारी चीज़ें भी आपके दिमाग में नहीं चलनी चाहिए। जो मैं बात बता रहा हूँ अभी केवल आपका पूरा फोकस उस पर होना चाहिए। जब राष्ट्रपति का समय आएगा तो राष्ट्रपति का हम पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि राष्ट्रपति कैसे बनता है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन हिस्सा लेता है, राष्ट्रपति को हटाया कैसे जा सकता है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या है, वो सब कुछ राष्ट्रपति से जुड़े सारे पॉइंट्स हम एक जगह कलेक्टिवली पढ़ेंगे जब राष्ट्रपति का नंबर आएगा। ठीक है, पार्ट 5 में हम प्रेसिडेंट के बारे में जब देखेंगे। अभी भाग 2 के अंदर यहाँ पर एक बात आ रही है ना। भाग 2 के अंदर क्या लिखा, पहला तो हमने देख लिया भारत के बारे में देखा, इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट, और भारत में राज्य होंगे, राज्यों को पहले सूची में रखा गया है, और 3 तरीके के हमारे पास राज्य हमने देखे। अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, अगला क्या है। अगला ये बताया गया है कि अगर संसद, पार्लियामेंट अगर चाहे, संसद अगर चाहे, तो राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर बाहर के किसी क्षेत्र को, बाहर के किसी एरिया को, बाहर की किसी टेरिटरी को भारत की सीमा में शामिल कर सकते हैं राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। अब राष्ट्रपति का एक मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, तो राष्ट्रपति की कंडीशन वैसी ही है देश में जैसे घर में बहुत बड़े बुजुर्ग की कंडीशन होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लेते हैं आप पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं बढ़िया से, और भविष्य में आपकी शादी भी होगी, है ना। हो गई तो अच्छी बात है ना, और नहीं हुई तो और अच्छी बात है, तो भविष्य में आपकी शादियाँ वगैरह होंगी। तो आपके घर में एक रिश्ता आया, एक फ़ोटो आई, है ना। तो घर में जो है रिश्ता आया, फ़ोटो वगैरह आपने भी देखी, है ना, आपके पेरेंट्स ने भी देखी। अब घर में जो बुजुर्ग दादा दादी हैं, नाना नानी, उनको फ़ोटो दिखाई गई। उनको जो है फ़ोटो दिखाई गई तो दादी कह रही हैं या नानी कह रहे, अरे नहीं नहीं लड़की अच्छी नहीं है, अरे नहीं नहीं लड़का अच्छा नहीं है, कोई और रिश्ता खोजो। तो फिर घर वाले कहते हैं कि देखो उनसे, तुम दादी से कहते हैं कि भाई देखो तुमको बता दिया गया है, ये फाइनल है, अब इन्हीं से इनकी शादी होनी है। पढ़े तो है नहीं है ढंग से, ना इनकी सरकारी नौकरी लग रही, कर तो कुछ है नहीं रहे, तो जो रिश्ता आ गया है बस इसी सब इनको निपटा देना है। मतलब जो भी चीज़ें हैं बस औपचारिकता के तौर पर उनको बताया जा रहा है, लेकिन निर्णय सब पेरेंट्स ले ले रहे हैं। ठीक, अब आपकी स्थिति राष्ट्रपति जैसे ना हो, जैसे अगर पढ़ाई नहीं किया, सरकारी नौकरी नहीं लगी, तो घर में एक रिश्ता आएगा, घर वाले दिखाएंगे देखो बेटा इसकी फ़ोटो आई है, शादी करनी है, ये लड़की है तो लड़के का रिश्ता है, इसकी शादी करनी है। आप कहोगे नहीं नहीं पसंद नहीं, घर वाले बोलेंगे देखो तुमसे पूछ नहीं रहे हैं, तुमको बता रहे हैं कि ये रिश्ता आया है, उससे शादी करनी है, दैट इज़ फाइनल, और करनी पड़ जाएगी। और अगर पढ़े लिख लोगे अच्छे से, मेहनत करके सरकारी नौकरी लग जाएगी, अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छे से सेटल हो जाओगे, तो आपके पास जो है बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे। फ़ोटो आएगी, आप कहोगे नहीं ये नहीं पसंद है, ये नहीं पसंद है, ये नहीं पसंद, चलो हाँ ये पसंद है, इससे शादी करा दो। तो राष्ट्रपति जैसी स्थिति ना हो, तो इसलिए अच्छे तरीके से पढ़ के तैयारी करिए, ताकि आप प्रधानमंत्री जैसी स्थिति हो, आपके पास शक्ति हो, पावर हो। तो राष्ट्रपति से हम कोई चीज़ बस पूछते हैं जिसमें औपचारिकता के तौर पर, है ना। एक्चुअल में इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेसिडेंट के पास नॉमिनल पावर हैं, या फिर ऑफिशियल पावर्स हम कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो रियल पावर है, जो वास्तविक शक्ति है, वो प्रधानमंत्री के पास, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास, मंत्रिपरिषद के सदस्यों के पास, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, उसके पास है। तो वहाँ पर हम बात करेंगे। तो ऐसे यहाँ पर हम आर्टिकल नंबर 2 के अंदर क्या कह रहे हैं कि संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, मतलब राष्ट्रपति साहब को बस बता करके, देखो हम उस बाहर के क्षेत्र को भारत के अंदर ऐड करना चाह रहे हैं, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति को मतलब प्रायर इन्फॉर्म करके, राष्ट्रपति को बताकर उसकी नॉलेज में बाहर के किसी क्षेत्र को भारत की सीमा में शामिल कर सकते हैं।
और ये अधिकार होता है संसद के पास, पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट मतलब संसद के पास, और संसद में जो सरकार बहुमत में होती है उसकी जनरली चलती है और उसके हिसाब से वो काम आपका होता है। तो आर्टिकल नंबर 2 क्या हमें अधिकार देता है? हमारे देश को ये अधिकार देता है कि हम किसी बाहर के क्षेत्र को भारत की सीमा में शामिल कर सकते हैं, है ना। तो दूसरे क्षेत्र की सीमा को तो शामिल कर सकते हो, जो हमारा खुद का है वो तो पक्का शामिल करेंगे, है ना। तो जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो कि कश्मीर का हिस्सा है, वो हमारा ही है, तो हमारा अपना लेने में क्या दिक्कत है? तो दूसरे लेने की बात हो रही है, अपना भी तो अभी बचा हुआ है, वो भी लेना है, तो वो भी हम लेंगे समय आने पर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो ये आर्टिकल नंबर 2 के अंदर क्या लिखा हुआ है? संसद राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से बाहर के किसी क्षेत्र को भारत की सीमा में शामिल कर सकती है। Parliament can add by the prior approval of the President Parliament can add any foreign territory in our country। कोई भी बाहर की विदेशी सीमा भारत की जो है सीमा में हम क्या कर सकते हैं? शामिल कर सकते हैं, है ना। कोई भी विदेशी सीमा क्षेत्र को हम जो है शामिल कर सकते हैं, ठीक है। चाइना ने जब तिब्बत वालों पर बहुत आतंक मचाया, बहुत उनको परेशान किया, त्रस्त किया, तो सिक्किम वालों ने सोचा कि यार चाइना वालों ने तो इतना प्रताड़ना किया है तिब्बत वालों का, ऐसा हाल कहीं अपना भी ना हो और हम पर भी कब्जा ना कर लें। तो वही सिक्किम वालों ने रिक्वेस्ट किया, है ना, कि भाई हम भी भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं और हम भी भारत का एक अभिन्न अंग बनना चाहते हैं। लेकिन उनको डाउट था कि कहीं भारत भी ऐसा उनके साथ शोषण ना करे, भारत भी कहीं उनकी तरह अत्याचार ना करे कि चाइना ने जब तिब्बत पर कब्जा किया तो तिब्बत के लोगों को ही वहाँ से भगा दिया, हटा दिया, किसी परिवार के लोगों को वहाँ भेज दिया। और इसीलिए तिब्बत से ही जो है उसको आज़ादी की बहुत ज़्यादा मांग नहीं उठती है ना, क्योंकि वहाँ के लोग अब ओरिजिनल वहाँ रहे ही नहीं, ठीक। तो यही चीज़ सिक्किम ने सोचा कहीं उसके साथ भी ऐसा ना हो जाए, तो सिक्किम ने भारत से रिक्वेस्ट की कि हम आपके साथ शामिल होना चाहते हैं, लेकिन आप भी कहीं हमारे साथ कुछ ऐसा ना करें, उसकी क्या गारंटी होगी। तो भारत ने सीधे सीधे से कहा कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 34th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने 1979 में एक अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया। इसी आर्टिकल 2 के अंदर सेकंड ए एक अमेंडमेंट लाया, जिसमें हमने सिक्किम को 1 साल के लिए टेम्परेरी बेसिस पर सिक्किम से कहा, देखो भाई पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, 1 साल के लिए तुम टेम्परेरी भारत का कुछ समय के लिए हिस्सा बन के देखो। अगर तुमको बढ़िया लगता है, भारत के साथ मज़ा आता है और बेहतरीन तरीके से तुम्हारी खातिरदारी होती है, तो परमानेंट आ जाना, क्या दिक्कत है। तो पहले इस्तेमाल करिए फिर विश्वास करिए। तो उसके बाद सिक्किम को भारत बेहतरीन लगा, है ना। और उसके बाद 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। अभी राज्यों की हम चर्चा करेंगे, तो राज्य किस तरीके से बने, भाषाई आधार पर राज्य कैसे बटे, पहले किस तरीके से राज्य थे, उस पर हम चर्चा करेंगे। बट अभी थोड़ा सा यहाँ पर इस पॉइंट को हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो क्या कोई ऐसा क्षेत्र है, क्या कोई ऐसा एरिया है जिसको बाहर से हमने भारत के क्षेत्र में शामिल किया? तो इसका एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाता है 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 हमने इंट्रोड्यूस किया
किया था। 36वां संविधान संशोधन 1976, कैसे लिखते हैं इसको हम आगे डिटेल में बात करेंगे। और 16 मई 1975 को, 16 मई को सिक्किम दिवस, सिक्किम डे भी सेलिब्रेट किया था। 16 मई 1975 को सिक्किम को, भारत को हमने अपना एक अभिन्न अंग बना लिया। और इससे जो है चाइना काफ़ी चिढ़ गया, अरे यार ये कैसे हो गया, इसको तो हम अपना समझ रहे थे, ये तो किसी और का हो गया। सिक्किम को हमने भारत का अभिन्न अंग बना लिया। सिक्किम को भारत का चिकन नेक ऑफ इंडिया भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सिक्किम पर किसी तरीके से चाइना जो है कुछ गड़बड़ी कर देता है तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हमसे अलग हो सकते हैं, है ना। जैसे मुर्गी होती है, उसका गला दबा दीजिए तो मुर्गी मर जाती है। तो इन द सिमिलर वे सिक्किम इज़ ऑल्सो नोन एज अ चिकन नेक ऑफ इंडिया। तो सिक्किम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना। तो 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया। तो यहाँ से आर्टिकल नंबर 2 से हमें क्या बात पता चलती है? हमें ये बात पता चलती है कि संसद जो है, संसद के पास ये अधिकार है कि राष्ट्रपति साहब की पूर्व अनुमति से, दैट मीन्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और राष्ट्रपति साहब को इन्फॉर्म करके बाहर के किसी क्षेत्र को, बाहर के किसी भूभाग को हम भारत की सीमा में शामिल कर सकते हैं। दैट राइट वी आर हैविंग एंड दैट राइट हु इज हैविंग, पार्लियामेंट इज हैविंग। संसद के पास ये अधिकार है। आगे चल के मैं आपसे ये भी बताऊंगा, डिस्कस हम करेंगे कि भाई क्या ये काम करने के लिए संसद को स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, क्या विशेष बहुमत के जरिए ये काम होता है या साधारण प्रक्रिया से ये काम हो जाता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। जब आर्टिकल 4 आएगा तो उस पर हम बात करेंगे। एक आर्टिकल हम और देख लेते हैं, आर्टिकल 2 आपको क्लियर है। तो पहले में क्या था? अपना नाम, इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट। और आर्टिकल 2 क्या हुआ? आर्टिकल 2 में हमने बाहर के किसी बाहर के क्षेत्र को, किसी बाहरी सीमा को, किसी बाहर के क्षेत्र को हम भारत के अंदर मिला सकते हैं। ठीक, चलिए आर्टिकल नंबर 3 देखते हैं। आर्टिकल नंबर 3 के अंदर क्या है? आर्टिकल नंबर 3 के अंदर फ्रेंड्स दिया हुआ है, अनुच्छेद 3 के अंदर यह कहा गया है कि संसद, पार्लियामेंट ऑन द प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी राज्य का नाम, क्षेत्र, उसकी बाउंड्री, उसका सीमा का अल्टरेशन कर सकता है। तो संसद जो है, पार्लियामेंट जो है, किसी स्टेट का नेम चेंज कर सकता है, उसकी बाउंड्री को अल्टरेशन कर सकता है ना। ये चेंज, ये काम करने का अधिकार जो है किसके पास है? संसद के पास है। अब सवाल उठता है, क्या इसके लिए उसको स्टेट से पूछने की परमिशन है? मतलब मान लेते हैं अगर जो है केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर संसद अगर चाहती है कि हरियाणा का नाम बना के चेंज करके मान लेते हैं हरिगढ़ कर दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल, ऐसा हो नहीं रहा, मान लेते हरिगढ़ कर दिया जाए, या उत्तर प्रदेश का नाम कुछ और कर दिया जाए, तो ऐसे में क्या इस चीज को करने के लिए केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, खट्टर साहब या बाबा योगी जी की परमिशन लेनी पड़ेगी, उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा या उनको समझाना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, कोई मतलब नहीं। अगर संसद चाहे, अगर केंद्र सरकार चाहे तो बिल्कुल ये काम कर सकती है। राज्यों का नाम, क्षेत्र, सीमा, है ना, नाम, क्षेत्र और सीमा, इनमें बदलाव बिल्कुल कर सकती है। सीमा को बढ़ा घटा सकती है, उसका क्षेत्र बदल सकती है, नाम चेंज कर सकती है। और ये अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति साहब से अनुमति लेनी जरूरी। राष्ट्रपति साहब के सामने एक बार प्रणाम करिए और अपना काम कर लीजिए। ठीक, तो लिख लेते हैं इसको भी। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां में क्या देखने को मिलेगा? संसद राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से किसी राज्य का नाम, क्षेत्र एवं सीमा, नाम, क्षेत्र एवं सीमा में बदलाव कर सकती है। By the prior approval of the President of India, Parliament can change name of state, alter boundary and territory of a state.
ठीक है, ये बिल्कुल हम चेंजेस कर सकते हैं और इस चेंज के लिए जो है हमें राज्य से पूछने की ज़रूरत नहीं है ना। जैसे बिहार से झारखंड अलग हो गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया, है ना। और अगर देखें तो तेलंगाना भी आपको सेपरेट देखने को मिलेगा। सो तेलंगाना आपको नया स्टेट देखने को मिलेगा। तो ये काम हम बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने आपको करंट अफेयर में पढ़ाया भी था कि रिसेंटली जो है हाँ, अगर राज्य को अपना नाम बदलना हो, देखिए मान लेते हैं अभी रिसेंटली जो है केरला स्टेट असेंबली ने एक बिल पास किया है कि केरला स्टेट का नाम केरलम कर दिया जाए, केरलम स्टेट कर दिया जाए। उसके लिए केरला स्टेट असेंबली ने बिल पास किया है। तो राज्य अगर अपना नाम बदलना चाहे, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। राज्य अगर अपना नाम बदलना चाहे, जैसे हरियाणा सरकार चाहे कि अपना राज्य का नाम बदल दे, तो उसके लिए हरियाणा सरकार जो है सबसे पहले अपनी स्टेट असेंबली में बिल पास कराएगी, अपने राज्य जो है राज्य परिषद, राज्य की जो विधानसभा है वहाँ बिल पास कराएगी। उसके बाद वो पास होने के बाद संसद के पास जाएगा, फिर पार्लियामेंट से फाइनल अप्रूवल आएगा, तब आप नाम बदल सकते हैं। मतलब राज्य खुद से अपना नाम नहीं बदल सकता, रिक्वेस्ट कर सकता है साहब हमारा नाम बदल दो, बट जब तक पार्लियामेंट का अप्रूवल ना मिले तब तक नहीं। बट पार्लियामेंट कैन डायरेक्टली चेंज विदाउट द कंसर्न ऑफ द स्टेट। राज्य से बिना पूछे केंद्र सरकार नाम बदल सकती है, मतलब पार्लियामेंट के राष्ट्रपति के अप्रूवल से नाम बदल सकती है। तो केरल ने कहा है अब वो रिक्वेस्ट राष्ट्रपति जो है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, पार्लियामेंट के पास वो रिक्वेस्ट रहेगी और वो वहाँ से पास होता है तो नाम बदल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। तो इन कंटेक्स्ट में हमें क्या देखने को मिल रहा है? इन कंटेक्स्ट में हमें ये देखने को मिल रहा है द पावर इज बेसिकली इनटू द हैंड्स ऑफ द पार्लियामेंट। संसद के पास यहाँ पर पावर है। तो चलिए एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा है। देखिए धीरे धीरे जैसे बेसिक्स आप कवर करते चलेंगे, है ना। ये पार्ट 1 हम पढ़ लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे भारत में स्टेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे लिंग्विस्टिक बेसिस पर, भाषाई आधार पर भारत में राज्यों का बंटवारा हुआ, कितने राज्य हैं, कितने यूनियन टेरिटरी हैं, कितने स्टेट हैं, कब कौन सा स्टेट अलग हुआ, किस तरीके से सेपरेशन हुआ, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। बट अभी थोड़ा सा बेसिक आपको समझ में आ रहा होगा। तो पार्ट 1 क्या था? इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट। राज्यों को कहाँ रखा गया? पहली अनुसूची में रखा गया है। भारत में कितने तरह के राज्य हैं? 3 तरह के राज्य हैं। राज्य कंप्लीट स्टेट, फुल फ्लेज स्टेट, यूनियन टेरिटरी और अर्न्ड स्टेट, अर्जित राज्य। दूसरा आर्टिकल क्या कहता है? दूसरा आर्टिकल कहता है आपके संसद को बस राष्ट्रपति साहब को बता दीजिए बाहर के किसी एरिया को भारत के अंदर मिला लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। यू कैन ऐड एनी पर्टिकुलर फॉरेन टेरिटरी विद इन आवर कंट्री। और तीसरा आर्टिकल क्या कहता है? संसद जो है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र का नाम, सीमा, बाउंड्री अल्टर कर सकता है, लेकिन इसमें कंडीशन, एक बेरूबरी का एक बहुत क्लासिक केस हुआ था, है ना। बेरूबरी क्षेत्र आपको पश्चिम बंगाल के पास आपको एक छोटा सा गाँव देखने को मिल जाएगा। एक्चुअल में हुआ क्या था कि बांग्लादेश का कुछ पोर्शन जो था उस बॉर्डर के पास वो हमारे पास आना था, और जो ये जो क्षेत्र था वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश के पास जाना था। लेकिन उस जमीन को लेकर काफ़ी विवाद रहा काफ़ी लंबे समय तक। तो समय एक बात ये उठी थी कि क्या सरकार के पास ये भी अधिकार है कि क्या सरकार किसी ज़मीन को बाहर के किसी विदेशी को दे दे, मतलब ये ज़मीन दे दे कि हाँ ये रख लो। ये सरकार के पास अधिकार नहीं है। लेकिन उसके बाद जो है इंडिया बांग्लादेश का जो ये लैंड बाउंड्री जो डिस्प्यूट चल रहा था, उस डिस्प्यूट को 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है 2016 में मोदी साहब ने निपटाया, है ना। 2016 में भारत बांग्लादेश सीमा समझौता हुआ, 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, और जो डिस्प्यूटेड लैंड थी उसको हमने एक्सचेंज किया। हमने ऐसा नहीं कि ज़मीन दे दी, उसके बदले में हमने लिया और उनको जो डिस्प्यूटेड लैंड थी वो दे दिया। तो हमने वो एक्सचेंज किया था। बट सरकार किसी को ज़मीन दे नहीं सकती। बाहर से ले आओ, अंदर तोड़फोड़ मचा लो, लेकिन अंदर से कुछ बाहर नहीं जाना चाहिए। सो नो पर्टिकुलर स्टेट कैन बेसिकली गो अवे फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत से कुछ अलग नहीं हो सकता। बाहर जितना नया ले आओ बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंदर से कुछ बाहर नहीं जाएगा। ठीक। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये बेसिक पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो इसका आर्टिकल नंबर 4, और इसमें अभी पार्ट 1 के अंदर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स सेशन आपको अच्छा लगा होगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।